हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की जो वीडियो है वो है लास्ट टॉपिक ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10 का। तो आज ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। इससे पहले हमने वीडियोस नहीं देखी है, 6 वीडियोस बना चुका हूँ मैं इसकी। उस 6 वीडियोस का सारे लिंक आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ ही साथ मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। तो प्लेलिस्ट में आपको सारे का सारा ही वीडियोस, एक ही 6 वीडियो, सात की सात वीडियो मिल जाएगी। सातवीं वीडियो ये है ना। तो देखो, पहले आपको समझ लेना है कि वीडियोस बनाने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाना या आपको समझाना लिखवाना कैसे है, नहीं। या ये बताना कि देखो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं। चैप्टर को समझाने का मतलब है यहाँ पे वीडियो बनाना, ताकि आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बने, चैप्टर अच्छे समझ में आए। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि चैप्टर एक बार समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन कहीं से बन जाए आप लिख सकते हो। चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बने, चैप्टर में इंटरेस्ट डेवलप हो, चैप्टर को समझ में आए, टॉपिक का मतलब क्या है। और क्योंकि मैं एनसीईआरटी से करा रहा हूँ, एक एक लाइन आपको रीड करवाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये लाइन का ये मतलब है। तो उसके बाद मैं आपको कुछ वो वो बात की बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर क्या क्या बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है। लेकिन अभी हम चैप्टर को समझ रहे सर। चैप्टर को अगर आप ये समझोगे कि पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लूँ, उस चक्कर में नहीं रहना आपने, समझना है। चलिए, तो हमने पूरे चैप्टर में अभी तक देखा कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म आया, किस तरह से जर्मनी इटली नेशन स्टेट बना, कैसे विजुलाइज करा नेशन को। तो बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed of limited ends। क्या कह रहा है वो? देखो, पहले नेशनलिज्म का मतलब क्या था? राष्ट्रवाद, है ना। राष्ट्रवाद यानी कि जो वही नेशनल वाली फीलिंग। उसके बाद इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? ये होता है किसी देश में कब्जा करना। इसे कलोनिज्म भी बोलते हैं। एक ही बात होती है, कलोनिज्म, कॉलोनी बनाना। ठीक है। कलोनिज्म, इंपीरियलिज्म, कब्जा करना। ठीक है। यानी कि जब हम कोई आप कब्जा कर लेते हो ना एक देश दूसरे देश पे, तो वो होता है। तो बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक नेशनलिज्म जो है वो नो लॉन्गर रिटेन। नेशनलिज्म कोई बहुत बड़ा, कोई आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट नहीं था लोगों के मन में कि हाँ नेशनलिज्म राष्ट्रवाद करना है, नहीं। ठीक है। और द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी, तो कह रहा है कि बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ सेंचुरी। पहली हाफ सेंचुरी से लास्ट क्वार्टर पे कोई ऐसा नेशनलिज्म सेंटीमेंट नहीं था, बट बिकेम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड। हाँ, लोगों के मन में ये था कि हाँ नेशनलिज्म करना जरूरी है, और वो पावर के लिए कर रहे थे। आपने देखा होगा पीछे, जो आपने जर्मनी किस तरीके से नेशन स्टेट बना, सिर्फ लोग प्रशिया अपनी पावर के लिए उन्होंने कर दिया। ठीक है। अपनी पावर के लिए बस। तो वही वगैरह क्रिएट का मतलब वोट भी होता है। ठीक है। अपना बस, अपना रिलीजियस, अपना फेस सोचते थे, यानी कि अपनी, उनका बिलीफ था, वैसे ही कह सकते हो आप। ठीक है। नैरो ब्रीफ था, ब्रीफ बिलीफ था उनको कि हाँ ऐसा ऐसा लगता है कि नेशनल स्टेट होना चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं था क्यों होना चाहिए। नैरो ब्रीफ था वो, पक्का नहीं पता था। नेशन स्टेट देखो जर्मनी कैसे बना, प्रशिया अपनी पावर के लिए बनाया था उसने। इटली भी ऐसे ही बना। लेकिन असल में नेशनलिज्म होता क्या, उनको कुछ नहीं पता था। समझ गया? वही कह रहा है वो। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। बहुत सारे इस पीरियड में नेशनलिस्ट ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा इनटॉलरेंट हो गए, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने को तैयार होने लगे वो, कि हम तो भैया हम लड़ेंगे, नेशनलिज्म तुम्हें आता ही नहीं, नेशनलिज्म हम बताते क्या होता है। द मेजर यूरोपियन पावर इन टर्न मैन्युपुलेटेड and the nationalist aspiration of the subject people in Europe to further their own imperialist aim। बहुत सारी यूरोपियन पावर थी, उन्होंने क्या करा, इसी नेशनलिस्ट भावनाओं को यूज करते हुए अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया दूसरे देश पे। जैसे कि एग्जांपल, प्रशिया ने यही तो करा। प्रशिया के किंग ने क्या करा, जर्मन का एम्पायर बन गया वो। याद है पिछली वीडियो से, उससे पिछली वीडियो से जर्मन एम्पायर उनका, उन्होंने डेवलप कर दिया प्रशिया के किंग ने। यही नेशनलिस्ट एस्पिरेशन को लिखते हुए कि लोग चाहते थे कि हाँ देश, देश राष्ट्रवाद हो, राष्ट्रवाद हो। उन्होंने इसी चक्कर का फायदा उठा के
यही करा, समझ रहे हो। तो यही इंपीरियलिस्ट यानी कि कब्जा करना स्टार्ट कर दिया दूसरी टेरिटरी पे। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 was the area called बाल्कान्स। अब बाल्कान क्या होता है इसको समझेंगे। ज्यादातर नेशनलिस्ट जो कह रहा है कि जो सबसे बड़ा नेशनल टेंशन यूरोप में आई वो 1871 के बाद आई। और एक एरिया था बाल्कन। बाल्कन कौन सा एरिया था? बाल्कन एक ऐसा रीजन है ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन जहां पर है, वहां पर कंप्राइजिंग मॉडर्न डे, आज के दिन में मॉडर्न डे का क्या क्या है वहां पर? रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, क्रोएशिया, बोस्निया जैसी कंट्रीज। देखो ये है बाल्कन्स। देखो ये सारा रोमेनिया, ये रोमेनिया आ रहा है यहाँ पर, सर्बिया ये जो आ रहा है, ये देखो बोस्निया हर्जोगोनिया ये जो आ रहा था, मोन्टेगिरो, अल्बेनिया, मसोडनिया, पता नहीं क्या क्या नाम है, बल्गेरिया, ये सारा इलाका बाल्कन्स था। देखो ना, सोल्वेनिया, सर्बिया, मोन्टेगिरो, जहां पर बेसिकली जो लोग रहते थे उनको बोलते थे स्लैब्स। स्लैब्स, ठीक है। तो लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन अंपायर। बिकॉज ऑटोमन अंपायर का कंट्रोल था। ऑटोमन अंपायर तो बहुत बड़ा कंट्रोल था ना। देखो ऑटोमन अंपायर, ये आप देखो ध्यान से, पहले देखो बाल्कन यहाँ दिखता था मैप के अंदर। मैप के अंदर बाल्कन ऐसा दिखता था। ये देखो सारी कंट्रीज ये सारी बाल्कन में आती थी। और ऑटोमन अंपायर क्या था? आप देखो पुराना मैप ये वाला, ये सारा ऑटोमन अंपायर का कब्जा था। यही तो सारी कंट्री थी, ये जो रोमेनिया फलाना लिखाना था। और यहीं पे यही सर्बिया, देखो सर्बिया भी ये थी, ठीक है, बोस्निया भी यही थी। तो यहां पर किसका कब्जा था? ऑटोमन अंपायर, मुस्लिम का कंट्री का, मुस्लिम का कब्जा था। वही वो कह रहा है। द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ द रोमांटिक नेशनलिज्म। रोमांटिक नेशनल पता ना कि देश भावना के प्रति जो प्यार होता है, ठीक है। तो ये रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया बाल्कन में आया विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन अंपायर, मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। जब ऑटोमन अंपायर वहां से अलग हुआ तो एक नेशनलिज्म भावना आ गई। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी द ऑटोमन एम्पायर had sought to strengthen itself through modernization and internal reform, but with very little success. ऑटोमन एम्पायर 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा अपने आप को मॉडर्नाइज करने सोच रहा था, अलग अलग चेंजेस ला रहा था, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। वन बाय वन यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे यूरोप की जो कंट्री है वो नेशनल इंडिपेंडेंट होने लगी। फ्रांस बना, जर्मनी बना, इटली बना, इटली तो बन ही गया था। उसके बाद अलग अलग कंट्री सारी अलग अलग हो गई, रोमानिया, सब ये सब कंट्री आज की डेट पे है, ठीक है। द बाल्कन पीपल बेस देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट ऑन द नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंट बीन सब्जेक्टेड बाय फॉरेन पावर। कह रहा है कि हम देखो पहले इंडिपेंडेंट थे। बाल्कन में इंडिपेंडेंट की भावना कैसे जागी? वो कहते थे कि देखो भैया हमारी हिस्ट्री प्रूव कर रही है, हम पहले इंडिपेंडेंट थे, क्योंकि पहले इंडिपेंडेंट था। उसके बाद क्या हुआ? कब्जे आने लगे। पहले नेपोलियन वगैरह थे, उसके बाद फिर क्या हुआ? अलग अलग कब्जे आने लगे। कंजर्वेटिज्म ने और कब्जे ले आए। ऑटोमन अंपायर का कब्जा बाद में आया था। तो कह रहा है कि पहले हम इंडिपेंडेंट थे, लेकिन फिर ये जो कब्जे आने लग गए ना अलग अलग साम्राज्य के, उसकी वजह से हम इंडिपेंडेंट दोबारा से नहीं हुए, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद वो ही कह रहा है, हैंस द रेबेलियन नेशनलिस्ट इन द बाल्कन। बाल्कन में जो विद्रोह करने वाले लोग थे, विरोध करने वाले, उन्होंने अपनी स्ट्रगल को ही जीत का रास्ता बनाया। जो पुराने इंडिपेंडेंट खो चुके थे, हम दोबारा से इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। ये इनका कहा। उसके बाद आगे कहानी, लास्ट कहानी, उसके वो कह रहा है डिफरेंट साल्विक नेशनलिस्ट। जो साल्विक पता है ना कौन है? बाल्कन के लोग को बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रगल करी, अपनी आइडेंटिटी, जो खोई हुई पहचान थी, जो खोई हुई इंडिपेंडेंस थी, उसको बचाने के लिए। तो बाल्कन एरिया जो है वो एक बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट का, मतलब बहुत लड़ाई झगड़े वाला होने लग गया एरिया, क्योंकि बाल्कन स्टेट जो है अब एक दूसरे से जेलस हो रही थी। बाल्कन स्टेट जो, देखो बाल्कन स्टेट बहुत सारी थी ना, हंगरी भी था, रोमेनिया, सर्बिया, बल्गेरिया, पता नहीं क्या क्या स्टेट कह रहा है, वो कंट्री है आज की डेट पे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो आपस में जेलस हो रही थी
अपने अपने वो कह रहे थे अपने अपने टेरिटरी को, कि भाई मेरे पास ज्यादा टेरिटरी आए, मेरे पास ज्यादा नेशन बड़ा बने, मेरा मेरा बड़ा बने टेरिटरी, उसकी छोटी बने, ये सब चीजें और थी। उसके बाद मैटर वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मैटर, बिकॉज ऑफ बाल्कन ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर रिवलरी। तो बाल्कन में भी बहुत ज्यादा पावर के पीछे भागने लग गए लोग, पावर के पीछे लड़ाई झगड़ा हो रहा था। During this period, there was an intense rivalry among the European power over trade and colonies, कि लोग अपना ट्रेड के पीछे, कि भाई मैं यहाँ सामान बेचूंगा, कॉलोनीज के पीछे, एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री फाइट। नेवल के पीछे भी लड़ाई चल रही थी, कि भाई नेवल मेरा नेवी की आर्मी यहाँ घूमेगी, मिलिट्री की पावर ये होगी मेरी, इसके चक्कर में लड़ाई चल रही थी बहुत ज्यादा यूरोप के अंदर। ठीक है, फिर क्या हुआ, दीज राइवलरी वर वेरी एविडेंट इन द वे दैट बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। ये रेवलरी की वजह से बाल्कन प्रॉब्लम इससे ये हो गया, अनफोल्डेड होगी। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, was keen on countering the hold of other power over the बाल्कन। तो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड जो है वो चाहता था कि भाई हम बाल्कन को भी अपने कब्जे में ले ले, ये चाहता था वो। एंड एक्सटेंडेड इस कंट्रोल, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड चाहते थे कि भाई हम भी अपना बाल्कन का एरिया कब्जा कर ले, हमारा कंट्रोल बढ़ जाएगा एरिया का। तो दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वार इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसी के बाद क्या हुआ, ये सब सीन चल रहा था, तो उसके बाद अलग अलग लड़ाई होने लग गई, और इसीलिए बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। कब हुआ था, 1914, 1914 से 1918 में चला था वो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है ना। तो इसी चक्कर में कि ये पावर के चक्कर में हुआ था, कि मेरी टेरिटरी बड़ी हो जाए, तेरी तेरी छोटी है, उस चक्कर में ही ये पावर चली, और उसके बाद जाके फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ, है ना। और आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो रशिया रशिया ये सब, रशिया था, बहुत सारी सेंट्रल पावर थी, अलाइड पावर थी, जो कि आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा भी होगा। सेंट्रल पावर थी और अलाइड पावर थी, और अलाइड पावर जीत गई थी, जिसमें अलाइड पावर में रशिया था, ब्रिटेन था, ठीक है, ये जो ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम था, ठीक है, ये सब ये जीत गए थे ये लोग। ठीक है, रशिया था, ब्रिटेन था, और फ्रांस था, ठीक है, यूएसए भी आ गया था बाद में। तो इस तरह से समझ रहे हो बात को, ये समझ में आ गया। तो इस तरह से बाल्कन के एरिया के कंट्रोल के चक्कर में यहाँ पर बढ़ हुआ। उसके बाद देखो, ये आपको दिख रहा है, एक फोटो दिखाई गई है आपकी बुक में भी, ये किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर कैसे फैला, यहां से निकला ये यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए में भी उन्होंने कब्जा करा। कब्जा देखो कहाँ का, ये हम बात करें इंपीरियलिज्म की, जो टॉपिक था इंपीरियलिज्म, कब्जे देखो कैसे स्टार्ट हुए, यहां से कब्जा यहाँ गया, इंडिया में गया, सबसे बड़ी बात है ना, इंडिया में गया, नीचे गया इधर और पता नहीं कहाँ का कब्जा, हर जगह कब्जा कर लेता, अफ्रीका में भी बहुत जगह कब्जा कर लेता उसने। तो ये क्या दिखा रहा है, कि एंगल दिखा रहा है जहां पर इन्हें कब्जा करा, ब्रिटिश नेशन, ब्रिटिश नेशन ने अपना कैसे कब्जा कब्जा करा, बहुत जगह पे पूरे वर्ल्ड में कॉलोनी बना ली हुई। अब नेशनलिज्म, नेशनल इंपीरियलिज्म के बारे में पूरा पूरा एग्जांपल देखो, हमने पढ़ा था ये। अब देखो नेशनलिज्म के बारे में क्या है, नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म के साथ अगर हो जाए, उसकी वजह से क्या हुआ, यूरोप में डिजास्टर हो गया 1914 में। जब नेशनलिज्म भी लोग चाहते थे, इंपीरियलिज्म भी बढ़ रहा था, यूरोप में डिजास्टर हो गया 1914 में। उसके बाद ही तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। बट मीन वाइल मैनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर, आपको पता है कि ब्रिटेन से ब्रिटिश का राज जो है पूरे हर जगह पे फैलने लग गया था पूरे वर्ल्ड में 19वीं सेंचुरी के दौरान, बिगेन टू इम्पोज इंपीरियल डोमिनेशन। बट उस समय लोगों के मन में आ गया था कि हमें एक कब्जे वाली कंट्री हटानी है, हमें कब्जे से मुक्त होना है। इंडिया में भी आ गया था, आपको पता है। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट। तो जो भी लोग, ये जो इंपीरियल हटाना है मुझे, यानी कि कब्जा हटाना है दूसरे देश का, उसके पीछे थे, उन्हीं को नेशनलिस्ट बोलेंगे, उन्हीं को नेशनलिस्ट बोलेंगे। तभी इसका वजह है, क्योंकि नेशनलिस्ट क्यों है वो, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, दैट्स वाई, इन द सेंस दैट दे आर ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंस। तो वही कह रहा ना, इसलिए वो, क्योंकि वो स्ट्रगल, वो संघर्ष कर रहे हैं एक आजाद देश बनाने का, एक राष्ट्र स्टेट बनाने का, एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। तो वो प्रेरणा उनको दे रही है एक नेशनल यूनिटी,
एक देश की भावना उनके अंदर है। फोर्स इन कॉन्फ्रंटेशन विद इंपीरियलिज्म, क्योंकि वो इंपीरियलिज्म की वजह से आया है, वो ये कह रहा है। अगर किसी का कब्जा ही ना हो तो देश भावना आएगी भी नहीं। तो यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ वेयर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। यूरोपियन के आइडिया से ये पूरे हर जगह पे देश में फैलने लग गया नेशनलिज्म की भावना। इंडिया में भी फिर आपको पता है कि इंडिया में भी इसलिए चक्कर में आया था। तो इंडिया में भी फिर महात्मा गांधी जी ने बहुत जगह कोशिश करी देश को जो आप चैप्टर सेकंड में पढ़ रहे हो, चैप्टर सेकंड में पढ़ोगे किस तरीके से हमारा देश कैसे नेशनलिज्म हुआ था फिर। ठीक है। तो बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड नेचुरल एंड यूनिवर्सल। तो ये जो आइडिया था सोसाइटी का कि हमें एक नेशन स्टेट बनाना है, ये एक नेचुरल और यूनिवर्सल एक्सेप्ट हो गया कि हाँ एक नेशन स्टेट बनाना जरूरी है। और आप फिर अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि अब हमारा इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया था। तो ये पूरे चैप्टर हमने पढ़ा कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, किस तरीके से देश भावना जागी, किस तरह से। ऐसे ही फिर इंडिया में भी यहीं से फैला था। तो इसीलिए हम बाहर की हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि बाहर की हिस्ट्री से, यूरोप की हिस्ट्री से पूरे हर जगह की हिस्ट्री कनेक्ट होती है। दैट्स वाई। सुमित कर तो आपको पूरा चैप्टर से समझ आएगा। वीडियो को लाइक करिए, फैला दीजिए उन लोगों से जिनको समझ नहीं आता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।